बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ले के केस के हवाले से समाअत थी। उस पर दलाइल दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से। वहाँ पर बैरिस्टर अली गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इस्तदा की कि आज ही इसका फैसला कर दें, तो उन्होंने कहा कि हमें पढ़ के कल इसके ऊपर फैसला करना होगा, आज के दिन फैसला मुमकिन नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया कि आपने सुप्रीम कोर्ट में भी बात की हुई है, तो जवाबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि अगर आज के दिन आप फैसला दे देते हैं तो कल को सुप्रीम कोर्ट में अपनी दायर की गई दरखास्त को हम वापस ले लेंगे, लेकिन आज उधर फैसला ना हो सका तो कल अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उसी केस की समाअत है और दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत है। इसके अलावा तोशाखाना, अगर रेफरेंस की बात की जाए तो तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। 9 मई के केसेस के हवाले से आज अदालत पेश होना था, लेकिन उन्हें अदालत पेश नहीं किया जा सका। पुलिस हुकाम ने कहा कि हम पेश नहीं कर सकते, माजरत कर ली और जेल के अंदर ही तमाम तर मुकदमात की तफ्तीश का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। और अब अगर पाकिस्तानी सियासत के मौजूदा हालात की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मंशूर जारी कर चुकी, PTI पार्लियामेंटेरियन ने अपना मंशूर जारी किया, IPP इससे पहले ही अपना मंशूर जारी कर चुकी है, दीगर जमातें अभी मंशूर के हवाले से काम कर रही हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भी अपना मंशूर जारी कर दिया है। अगर हलचल की बात देखी जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जलसे कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने जलसों का शेड्यूल अभी तरतीब दे रही है। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फे देखें तो उन्हें मुश्किलात का सामना है। आज भी जमीयत उलमा इस्लाम फे के एक रहनुमा के ऊपर फायरिंग हुई है इस्लामाबाद में और वो जख्मी हालत में, तशवीशनाक हालत में इस वक्त अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज हैं। 2 दिन उसके ऊपर बाज़गश्त सुनाई दी है। सेनेट के अंदर जो करारदाद पेश की गई थी, फिर उसके बाद उस पर भी सकूत तारी हो चुका है। जमीयत उलमा इस्लाम फे उस मौक़िफ़ की तायीद करती है जो करारदाद वहां पर जमा करवाई गई थी और अब इस ज़िमन में उनकी आगे प्लानिंग क्या है, तो इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। कामरान साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करता हूँ। एक तो इजहार मज़म्मत भी करते हैं, ताज़ियत भी करते हैं, जो आज हमला हुआ है अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान के हालात जिस तरफ को गामजन हो चुके हैं, इस ज़मन में जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है अपने मौक़िफ़ में किस हद तक मजबूती लाती है? देखिए, सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि बाकी किसी को निशाना नहीं बना। बाजोड़ से शुरू करें, इससे पहले से शुरू करें। बाजोड़ में कोई 84-85 लोग शहीद हुए, 200 लोग जख्मी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बरतरीन कारी साहब का वाक़या सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, आज हमारे जो एक कैंडिडेट पे फायरिंग और खतरनाक हालत में। तो ये हर रोज जो है वो हमारे साथ एक ना एक वाक़या हो रहा है और मौलाना साहब को मेरे ख्याल 1 दर्जन थ्रेट एडवाइजरी नोट्स जारी हो चुके, बेटे को उनके जारी। ये पार्टी स्पेसिफिक है ये थ्रेट और बिल्कुल मूव नहीं करने दिया जा रहा कहीं पे भी। किसी जगह पे जलसे पे जाते हैं, साथ ही जो है वो कोई ना कोई एडवाइजरी नोट जो है वो साथ हो जाता है और कह दिया जाता है कि आप जो है ना वो एरिया से बाहर नहीं जा सकते। पहले तो आप वहां जाए ना, और अगर चले गए तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, आपने जलसा नहीं करना, आपने फलां नहीं करना, आपने फलां नहीं करना। वही अजीब सी सूरत हाल हमारे साथ दरपेश है और इस बात की हमें कोई समझ नहीं आ रही कि ये कौन हमारे पीछे पड़ा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवाई थी, जिसके बाद उनके उसी दिन इजलास भी हुए, बेशतर लोग भी, हुकाम भी वहाँ पर आए, फिर बाद में वजारत दाखिला भी इलेक्शन कमीशन के हुकाम गए, तो उन्होंने जवाबन आपको क्या कहा है? नहीं, मेरी तरफ से कोई एप्लीकेशन जो है वो पोस्टपोनमेंट की नहीं जमा हुई है। ये शायद कहीं पे मिसकंसेप्शन है। नहीं, मैं सिक्योरिटी मामलात के हवाले से कर रहा हूं, जो सिक्योरिटी मामलात पे आपने तहफ़्फ़ुज़ात किए थे। नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात वो और एप्लीकेशन थी। जो एप्लीकेशन हमारे पार्ट पे जमा हुई सिर्फ ये थी, शेड्यूल के अंदर जो है वो वक्त बढ़ाया जाए। वो ये हमने सिक्योरिटी मामलात भी पे वो कभी भी इलेक्शन कमीशन को जो है वो हमने तहरीरी तौर पे नहीं कहा और ना ही पोस्टपोनमेंट के लिए तहरीरी तौर पे हमने कहा है। हम अपना बहरहाल नुक्ता नजर रख रहे हैं कि हमारे साथ ये 2 बहुत बड़े मसले दरपेश, सिक्योरिटी के हवाले से और दूसरा वो एरियाज जो
इससे मुतल्लिक है वहाँ मौसम की सूरत हाल। सही, मैं इस पे आपका मौक़िफ़ दोबारा भी जानूंगा महमूद मौलवी साहब से एक सवाल के मौलवी साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जमातें हैं अपने मंशूर के मुताबिक जलसे कर रही हैं, लेकिन IPP जो है अभी तक खामोश है। किस वजह से? सीट एडजस्टमेंट वाले मामला नहीं तय हो पा रहे, या फिर अभी आपके जलसे जो हैं वो दीगर जमातों के जलसों को देखने के बाद किए जाएंगे? देखिए, हमने पिछले माह में 8 से 10 जलसे किए थे, ठीक है ना, छोटे बड़े मिला के। और ये जो है अब हम जो इलेक्शन के जलसे हैं वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। उसकी वजह कि हर आदमी देख रहा है कि जी इलेक्शन जो है 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। जिस हिसाब से आप ये देखें हादसात हो रहे हैं और जो KPK में और बलूचिस्तान में जो हालात हैं, हमको इसको भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हम मौलाना साहब के स्टेटमेंट्स को बहुत ही लाइटली सारे पॉलिटिकल पार्टीज ले रहे हैं। मैंने कल भी अपने TV शो में ये कहा था कि छोटे सूबे ज़रूर हैं, मगर मौलाना साहब जो है एक बहुत कदावर सियासतदान है, ठीक है ना, और उनकी जो PDM बनी थी उसको वो हेड कर रहे थे। हम उनको या तो तहफ़्फ़ुज़ दे दें गवर्नमेंट, या तो कोई ना कोई चीज़ सोचना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि हम जिस इलाकों में हालात ये हों हम वहाँ पे कहें कि जी भले लोग मरते हैं तो मरे, हम अपना इलेक्शन कराएंगे। ये तो नाइंसाफ़ी की बात है, क्योंकि छोटे सूबे होने का मतलब ये नहीं है कि उनको निगलेक्ट किया जाए। और जहाँ तक आप इंशाल्लाह एक दफ़ा जो है अगर इलेक्शन टाइम पे हो रहे, इंशाल्लाह होने तो चाहिए, और इनको सिक्योरिटी मिल जाती है तो उसके बाद हम इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी पे, कराची से मैं खुद 41 कैंडिडेट्स जो हैं कराची से सिर्फ खड़े किए हैं, जो कि MPA के लिए और तकरीबन 7 जो है नेशनल असेंबली के लिए। तो हम तो पूरी तैयारी में हैं। अच्छा, आप पूरी तैयारी में हैं, लेकिन तैयारी जो है उसमें क्या किसी और की तैयारी भी शामिल है? ये एक सवाल है, मैं उस पर वापस आऊँगा। दानियल चौधरी साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो अभी तक की जो खबरें बताती हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को आप 7 और कौमी और सूबाई असम्बली की 11 नशस्तों पर एडजस्ट करने पर इतफाक़ कर चुके हैं, ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसमें सदाकत कितनी है? क्योंकि माजी करीब में आपके बेशतर रहनुमा किसी भी जमात से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की नफ़ी कर रहे थे। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसका जो बाज़ाब्ता ऐलान है वो जमात करेगी और मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद करेंगे। लेकिन हमने एक चीज़ डे 1 से कही कि हमने किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट एट लार्जर स्केल ना कर रहे हैं, ना हमने करनी है। हम अगर कुछ ऐसे लोग जिनका एक इम्पोर्टेंस है, एक अपनी इम्पोर्टेंस है सियासत में, जिनका पार्लियामेंट में होना ज़रूरी है, तो उसकी बैठ के ऊपर कोई डिस्कशन करें, उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन जहाँ तक लार्जर स्केल पे सीट एडजस्टमेंट है, नंबर्स की बात है, होनी है नहीं होनी, ये मियां नवाज शरीफ साहब अनाउंस करेंगे। और उसके अलावा किसी के पास ये ना तो राइट है और ना जमात की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो सकती है। और इंशाल्लाह अगले 2 दिन में ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस रेस में हम लगे हैं, इस रेस में हमारा हदफ जो है सबसे आगे निकलना नहीं है। हमारा हदफ है पाकिस्तान की मईशत को बचाना, मुल्क को आगे चलाना, मुल्क की बेहतरी के फैसले करना और मुल्क को और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके चलना, सवाए उनके जो 9 मई के वाक़यात में अपने शोहदा के घरों पे हमले करने वालों के अलावा सबको साथ लेके चलाना। और इंशाल्लाह हम एक अच्छी रवायत कायम करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक, महमूद मौलवी साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि आपने 41 लोग खड़े किए हैं वहाँ से, अब अगर कराची की सूरत हाल देखें तो कराची में एक तरफ पार्टनरशिप चल रही है और वो पार्टनरशिप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MKM की चल रही है, कहीं पे टूटी फिर बहाल हो गई, फिर ताहयात नाहिली केस का फैसला आया तो उन्होंने अभी से वज़ीर आज़म शिप के लिए भी वोट देने का ऐलान कर दिया है। तो इसके मद्दे मुकाबिल आपके लिए परेशानी क्या होगी? देखिए, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। MKM अपने सीट्स के ऊपर एडजस्टमेंट दे रही है और मेरे ख्याल से PMLN और MKM अपने अपने सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट देगी जहाँ वो समझते हैं। देखिए, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे हर इलाका और डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे से डिफ़र करता है। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे ख्याल से वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं
उन डिस्ट्रिक्ट्स में वो कर लेंगे, और दूसरी जगहों पे वो जो हम खड़े, हम अपने इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी, कराची में जमात इस्लामी भी अपने सीटें निकालेंगी, और मैं कहूँगा कि PMLN भी होगी, और ये MQM भी होगी। तो ये 4-5 लोग जो अपने सीटें बिल्कुल निकालेंगे अपने हिसाब से। दानियल चौधरी साहब, मैं सवाल कर रहा था महमूद मौलवी साहब से, तो आप मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कुराने की वजह मेरा सवाल था या फिर वजह कुछ और? नहीं सर, आपका सवाल ही था। और आपकी जो देखिए, आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो एक सिंगल लार्जेस्ट जमात है। चाहे हर बंदा अपनी एक राय दे सकता है, एक अपना तजिया दे सकता है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं और वो 2 तही अक्सरियत के साथ आ रहे हैं। शेर आ रहा है और वो इसलिए आ रहा है कि अगर आज हम तो उस दिन से मान रहे हैं जिस दिन वो पाकिस्तान आ गए थे। हम तो बात कर रहे हैं आपके इत्तेहादियों की। उनको ही शायद लग रहा है कि पता नहीं गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, वो बैठने को सवार नहीं हो रहे थे, और अब केस के बाद वो सवार हुए। जो मजदूर, गरीब, बेरोजगार बंदा है, अगर उसकी उम्मीद की किरण है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडर मियाँ नवाज शरीफ है। अच्छा, अब उन इत्तेहादियों की बात अगर कोई समझे या ना समझे, देखिए आपकी गाड़ी पे सवार होने के लिए तैयार लोग तब होते हैं जब उनको पता है ये गाड़ी अपने हदफ तक पहुंचेगी। और इंशाल्लाह ये गाड़ी जब भी इस मुल्क को मुश्किल पहुंची तो इस गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उन्होंने पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाला। तो इंशाल्लाह इस गाड़ी के जो ड्राइवर हैं आज भी इस मुल्क को इस मुश्किल बहरान से निकालेंगे, आगे लेके जाएंगे। और जितने भी इत्तेहादी हैं हमारे साथ जो शामिल हो रहे हैं, उनको भी एतबार है कि इंशाल्लाह हमारे साथ चलने से मुल्क की भी बेहतरी होगी और वो भी अपना हदफ अचीव कर लेंगे। और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सिंगल लार्जेस्ट जमात बन के सामने आएगी और पंजाब में इंशाल्लाह 2 तही अक्सरियत के साथ आएगी। और वो इसलिए आएगी क्योंकि हमने हमेशा डिलीवरेंस के ऊपर काम किया है। आज जितनी और हमारी साथ जमातें हैं, हर जमात कह रही है मैं ये करूँगी, मैं ये कर सकती हूँ, या मैं इस टाइम पे ये करूँगी। हम वाहिद जमात है जिन्होंने पाकिस्तान को रेतली रोडों से लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, जिसने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाया, जिसने मुल्क की जमहूरियत और ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिस्ट कहते थे फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया, जो गरीब और एक मस्कीन और बेरोज़गार की आवाज़ बने। तो इंशाल्लाह हम फिर दोबारा डिलीवर करेंगे। और हमने बार 10 में से 9 नंबर लेके डिलीवर किया। और तमाम आज जो लोग हैं उनसे हमारा मुआवजा इसलिए नहीं हो सकता कि हर कोई एक वादा कर रहा है कि हम पूरा करेंगे या एक उम्मीद दे रहा है। हम वाहिद हैं जो वादे और उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरे हैं। और आज अवाम की मकबूलियत की वजह से जो हमारी जमात की है, हम आज फिर इस कुर्सी पे आके बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को वापस उन्हीं बुलंदियों पे लेके जाएंगे जहां हमने 2017 में छोड़ के गए थे। डिलीवर पहले किया हुआ है तो उसका मंशूर अभी तक जारी नहीं हुआ, वो उसके लिए 15 तारीख शायद गालिबन है। इसी पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक पे आते हैं, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरीके से कामरान मुर्तज़ा साहब से सवाल मैंने किया था कि सिक्योरिटी जो इस वक्त वजूहात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो उन्हीं को क्यों दरपेश हैं, तो कामरान मुर्तज़ा साहब की जानिब दोबारा बढ़ता हूँ। कामरान साहब, एक हैरत की बात यह है कि जिस जगह पे आप लोगों ने कैंपेन करनी है, आपके सियासी हरीफ ने भी वहीं पे कैंपेन करनी है, लेकिन सियासी हरीफ को कोई थ्रेट नहीं है और आपकी जमात को थ्रेट है। और बेशुमार हमले भी इस ज़िमन में हो चुके हैं, बहुत से कारकुनान की शहादतें भी हो चुकी हैं। तो आपकी जमात अपने तई किस नतीजे पर पहुंची है कि आप ही लोग टारगेट क्यों हैं? देखिए, कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि जो हमारे अपोनेंट हैं उनका कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो इस दहशतगर्दी के साथ है। और कहीं ना कहीं पे जो है उनकी जो लोग हमें निशाना बना रहे हैं उनकी हमदर्दियाँ जो है वो हमारे अपोनेंट्स के साथ है। किसी को कोई अभी तक गजल भी नहीं पहुंची और हमारे बेशुमार लोग शहीद किए जा चुके हैं या जख्मी किए गए हैं या उनको थ्रेट लेटर्स इशू किए जा रहे हैं, उनको जलसों में आने से मना किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों पे फायरिंग की जा रही है। तो ये सूरत हाल जो है वो लीड करती है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसा ताल्लुक पुराना या नया जो है
वो एग्जिस्ट करता है हमारे अपोनेंट के साथ, और इसलिए हमारा हाथ बांधा जा रहा है और दूसरों को जो है वॉक ओवर दिया जा रहा है। स्टिल जो है वो ये सूरत हाल हम कंसिडर कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है, मैं अपने तौर पर ये सोचता हूँ कि मौलाना का ये जो रिसेंट विजिट है हमसाया मुल्क का, शायद इसमें भी कहीं ना कहीं ये बात डिस्कस हुई होगी, या कहीं ना कहीं पे ये बात सामने आई होगी कि बाद लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पे कार्रवाई करके वारदात करके हमसाया मुल्कों में चले जाते हैं या मुल्क में चले जाते हैं। तो मौलाना की इस विजिट को भी जो है वो इस तनाजुर में देखा जा सकता है, मेरा ख्याल है। लेकिन आज के दिन फिर से हमला हो जाना और एक उम्मीदवार का जख्मी हो जाना, वो भी बहुत बाइस तशवीश है। ये बिल्कुल अब फील किया जा रहा है। पहले तो ये था कि शायद फर्स्ट ईयर को जो है वो थ्रेट्स जो है वो कन्वे हो रही हैं, मगर उसके साथ सेकंड और थर्ड ईयर जो है उस हद तक ना सिर्फ ये थ्रेट्स हैं बल्कि वो थ्रेट्स को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। और ये यही कहा जा रहा है, जो हमें खतूत लिखे जा रहे हैं कि आप कंप्लेन न करें। और ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कानून पे इस तरह के जो है ना वो मैसेजेस और खत भिजवाए जा रहे हैं। ये मसाइल हमारे साथ हैं। सही, मैं आपकी जानिब वापस आऊँगा। महमूद मौलवी साहब, जिस तरीके से बात देखी जाए मुख्तलिफ जमातों की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझती है कि कोई एक जमात सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत नहीं बना सकती, उसे किसी न किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। मुस्तकबिल में बाद में इलेक्शन के नताइज देखने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अगर किसी के साथ इत्तेहाद करेगी तो दो बड़ी जमातें PMLN या PPP, इन दोनों में से किसका इंतखाब किया जाएगा जो आपके मंशूर के नज़दीक तर? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो इलेक्शन के बाद सब पार्टियों का इंटरेस्ट होगा कि मुल्क को इस बहरान से निकालना है। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी, ठीक है ना, जो इनके पास सीटें ज़्यादा होगी वो हुकूमत बनाएगी, और वो जैसे अभी दानियाल साहब ने भी कहा वो सबको लेके साथ चलेगी। तो अगर PMLN बनाती है, उनके पास कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो हम उनके साथ होंगे। अगर पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट ज़्यादा होंगे और वो हुकूमत बनाने जा रही है तो हम उनके साथ होंगे। और बहुत मुमकिन है, मैं आपको आज फिर बता दूं कि पीपल्स पार्टी और PMLN भी उसी हुकूमत का हिस्सा होंगे जो कि 2024 में बनेगी। 2024 में जो बनेगी, तो फिर देर पा फैसलों के हवाले से माजी करीब की हुकूमत पे बहुत सवालात उठते हैं और कोई भी उसका भार अपने कंधों पे उठाने को तैयार नहीं है। तो अगली हुकूमत में देर पा फैसले किस तरीके से हो सकते हैं? देखिए, उसकी वजह ये है कि कुछ फैसले ऐसे हैं कि सबको ऑन बोर्ड लेके करना पड़ेगा, जो सख्त फैसले हैं। उसके एग्जाम्पल ये है कि प्राइवेटाइजेशन जो होना है ये हो नहीं सकता कि तनकीद बराए तनकीद हो, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। ये प्राइवेटाइजेशन के इश्यूज़ हैं, टैक्सेस के इश्यूज़ हैं कि जी किसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, एग्रीकल्चर पे क्या टैक्स लगेगा, लोगों के ऊपर क्या टैक्स लगेगा, अमीरों पे क्या टैक्स लगेगा और गरीब को क्या रिलीफ मिलेगी। ये जो इसके लिए हमें जो है सबको मिल के इस मुल्क को बहरान से निकालना है, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। बिजली के जो इश्यूज़ हैं उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा, पेट्रोल की कीमतों को नेगोशिएट करना पड़ेगा। देखिए, लोगों को हम सब ने जो है पार्टी जो इलेक्शन लड़ी लोगों को रिलीफ देने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ सीट पे बैठने के लिए तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहा। आप ये देखें ना, लोगों को अगर रिलीफ नहीं मिले और हम हुकूमत में बैठे या कोई भी पार्टी हुकूमत में बैठे तो ये तो मेरे ख्याल से बड़ी अजीब बात होगी। जितनी पार्टीज हैं वो इसीलिए हुकूमत में आती हैं कि देखें अब बेहतर से बेहतर मिल के जो है आवाम को रिलीफ दे सके। क्यों देखें, पीपल्स पार्टी भी, आसिफ अली जरदारी साहब भी बड़े मंजे में जो है सियासतदान है, उन्होंने भी कहा कि जी कोई एक पार्टी जो है हुकूमत को नहीं बना सकेगी जो कि मुल्क को इस बहरान से निकाले। PMLN भी यही कह रही है। जो दो बड़ी पार्टीज है वो उनके आप स्टैंड देखें, सिर्फ अल्फाज का चुनाव अलग है मगर कह दोनों यही रहे हैं कि जी सबको साथ लेके चलेंगे जब ही इस बहरान से मुल्क को निकाला जा सकता है। और जहाँ तक अभी मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल 2008 के जो मई के जो वाक़यात है 9 मई के, ठीक है ना,
उसके साथ तो देखे कोई भी आदमी कॉम्प्रोमाइज उस वक्त करेगा जब वो इस चीज की माफी मांगेंगे और जिन लोगों ने इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। मैं अदालतों से भी कहूंगा, देखें जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया उनको सजाएं मिले, आम आदमी को नहीं, आम वर्कर को नहीं, जो प्रॉपरली इन्वॉल्व थे। बाकियों को मेरे ख्याल से इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शन लड़े, वो भी असेंबलीज में आए और वो भी जो है इस मुल्क की खिदमत करें। बाकियों को इलेक्शन लड़ना चाहिए और असेंबली में आने की इजाज़त देनी चाहिए। दानियाल चौधरी साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी पार्टी वाहिद जमात है जिसने डिलीवर किया हुआ है, तो अभी तक मंशूर का ऐलान न किया गया। जो डिलीवरी पहले हुई है उसके नतीजे में तो मंशूर सबसे पहले आप लोगों का आना चाहिए था। 40 लोगों का एक इकट्ठ बना के मंशूर तैयार हो रहा है, तो उसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं कि जिनका मंशूर अभी तक तैयार नहीं हुआ तो उनकी आगे तैयारी क्या होगी? हमारा मंशूर आज से नहीं तैयार, हमारा मंशूर उस दिन से तैयार है जब से हमने हुकूमत ली थी। और हमारा मंशूर क्या है? तामीर और तरक्की। हमारा मंशूर है बेरोज़गार को रोटी देना, हमारा मंशूर है महंगाई को ख़त्म करना, हमारा मंशूर है कि बिजली के बिलों को कम करना, गैस के बिलों को कम करना, आम बंदे को रिलीफ देना, जो उन औरतों ख़वातीन जिनके हकूक़ के लिए कोई खड़ा नहीं होता उनके लिए खड़ा होना, जिस तरह हम हमेशा खड़े होते रहे। अब लेकिन क्या 16 माह की हुकूमत में भी यही मंशूर रहा है? देखिए मंशूर हम जिस दिन, देखिए हम नहीं भाई, 16 माह की जो हुकूमत थी वो फायर फाइटिंग थी, वो मंशूर नहीं था। वो आग जो आपने घर पे लगाई हुई थी, वो आग जो हमारे से पहले लगा के गए थे, वो आग बंद करना था। उस आग को हमने बंद किया। जो लैंड माइन्स बिछा के गए थे उस 16 महीने में लैंड माइन्स को हमने ख़त्म किया। अब उस आग को बंद करने के बाद अब हम तामीर और तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे जो हमने पहले शुरू किया, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह 5 साल बाद उसी तामीर और तरक्की के रास्ते पे छोड़ के जाएंगे जहां 2017 में हमें उठा के बाहर मारा गया, तब हम छोड़ के गए थे। मुल्क तारीखियों में था, मुशर्रफ के अदवार के बाद हमने आके वापस 21,000 मेगावाट बिजली बनाई। मुल्क तारीखियों में था, दहशतगर्दी की वजह से हमने उस नासूर को खैर आबाद किया, हमने 21 घंटे की लोड शेडिंग को खैर आबाद किया। आज आपका मुल्क उसी नासूर के साथ फिर फंस गया। ये जो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, इस वॉर ऑन टेरर के ऊपर हमने, हमारी जमात ने बड़ा काम किया और ये ख़त्म किया। वो कराची के ऑपरेशन हो या कोई और हो, हमने अपने सिपा सलारों के साथ खड़े होकर वो फैसले किए। लेकिन आज आपका मुल्क फिर उधर आके खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि 3-4 साल की जो पॉलिसीज थी, उन लोगों की जो उनके साथ मिले हुए थे, उनकी पॉलिसीज का ये नतीजा था। पॉलिसीज का जो नतीजा होता है वो ओवरनाइट नज़र नहीं आता, आपको महीनों, दिनों, सालों बाद नज़र आता है। आपको ये फिर नज़र आ रहा है। और आपको इसी तरह जो आज ये बात कर रहे हैं, क्या नाम है, आप मंशूर की जिसकी बात कर रहे हैं, ये मंशूर जो है हमने उस दिन से तैयार किया हुआ है जिस दिन से हमें इन्होंने घर बना भेजा था, और हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान में हमेशा डिलीवर किया। और आज जो हमने अपनी कैंपेन किया कि आवाम से राय लेने के बाद इंशाल्लाह हम अपनी जिस दिन कैंपेन ऑफिशियली अनाउंस करेंगे उस दिन हमारा मंशूर अनाउंस होगा। उस दिन हम प्रॉपर अपने मंशूर की अनाउंसमेंट करके अपने आवाम के सामने रखेंगे, और हमें पता है हमने क्या करना है। हमारी टीम्स इंटैक्ट हैं। आज अगर किसी लीडर के पास एक्सपीरियंस टीम है जो मुल्क को बहरान से निकाल सके, अगर आज किसी लीडर के पास वो लोग हैं वो जो उन्होंने पहले डिलीवर किया, तो मियां नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई वो टीम नहीं है। बिलावल साहब की जो अगर आप बात करें तो उनके अपने वालिद कहते हैं कि वो भी नौजवान हैं, उनके लिए सीखने के लिए। उन्होंने जवाबन ये कहा है कि कोई भी बाप तो जहाज, उन्होंने कहा है किसी भी बाप की नज़र में उसका बच्चा जो होता है वो उसके तजर्बे तक तो नहीं पहुंच सकता, उसे तजर्बे तक पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है। लेकिन आपकी बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, लेकिन मियां साहब के लिए भी तो बच्चे ही हैं और उनके बेटों की जगह है। लेकिन उनको जो ट्रेनिंग है इंशाल्लाह वो अपने विद ड्यू टाइम वो पूरी होगी। और किसी ट्रेनी पायलट को आप बड़ा बोइंग का जहाज नहीं पकड़ा सकते, वो को असिस्ट तो कर सकते हैं या थर्ड पायलट हो सकते हैं, वो मेन पायलट नहीं हो सकते। इंशाल्लाह हम इन तमाम जमातों के लीडर्स को भी सिखाएंगे, बताएंगे भी, और इस मुल्क को उन बहरानों से निकालेंगे भी इंशाल्लाह। कामरान साहब, आप पीडीएम की जमात का हिस्सा रहे, बहुत सी जमातों के साथ आपकी अच्छी अलैक सलैक रही। अगर किसी ने कोई बाज़ाब्ता तौर पर हिमायत नहीं की तो अखलाकी तौर पर भी कोई आपके मौक़िफ़ की तायीद क्यों नहीं कर रहा? अखलाकी तौर पे तो मॉरल सपोर्ट तो करनी चाहिए ना, कि वो मुश्किलात में हैं तो हमें भी उनके बारे में बोलना चाहिए। तो ये हर तरफ जो सकूत तारी है आपकी परेशानी को देख के, उसकी वजह क्या समझते हैं?
जरदारी साहब शायद एक दफा कह चुके कि अगर कुछ देर के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाए तो पड़ता, मगर उसके शायद उस पर खड़े नहीं हो पाए। इसी तरह से बाकियों की जो वो खामोशी है उसको आप नीम रजामंदी कह सकते हैं, क्योंकि आपको उसके साथ एक चीज़ और मिला के देखिए कि कोई भी पार्टी प्रैक्टिकली उस तरह से बाहर नहीं अब तक आई इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिले में। जरदारी साहब के यहाँ, पीपल्स पार्टी के यहाँ जो है वो वालिद के और बेटे के जो है फर्क है थोड़ा सा। लेकिन आप जहाँ पे बसद एहतराम कामरान मुस्तफा साहब, आप जहाँ पे नीम रजामंदी की बात करते हैं, सेनेट के अंदर जो हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया अपने सेनेटर को, दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी ने उसे जमहूरियत पे शब-खून मारने की बात कर दी। उन्होंने कहा किसी तरीके से ये डिले नहीं हो सकते, हालांकि उसमें सिक्योरिटी के मसाइल की बात भी हुई थी, मुआशी तो थी ही, सिक्योरिटी के मसाइल की बात भी थी, तो उधर तो बयानात वो देते रहे। वो दोनों काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्त भी, पीपल्स पार्टी मैं जरदारी साहब को रेफर कर रहा हूँ। जरदारी साहब का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि 2-4 हफ्तों के लिए अगर इलेक्शन आगे चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसके बाद वहाँ पे उस महाज पे खामोशी आ गई। अब ये मामला है रिस्की। इनफैक्ट जो है ना वो किसी न किसी हवाले से वो हम कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरस्टेप कर रहे हैं। जब ओवरस्टेप करता है तो पार्टी जो है इस मामले में उस तरह से खुल के नहीं, मगर खुल के इसलिए बोलना पड़ रहा है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे साथ जो है वो मसले प्रैक्टिकली दरपेश हैं, हम किसी और के साथ इस तरह से मसाइल दरपेश नहीं है। तो जो कुछ हमारे साथ पेश आ रहा है हम उसका इजहार कर रहे हैं, बाकी दोस्त नहीं कर रहा है, या उस वक्त वो हमारे साथ शरीक नहीं होना चाह रहा है, या वो इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, मगर हमारे साथ रिस्क जान का भी दरपेश है। एक तरफ जान है और एक तरफ जो है सूरत हाल है। अब इसमें से देख लीजिए कि अब हम क्या करें। हमारे पास खुद जो है ना वो ऑप्शन सिर्फ यही रह गया कि इसके बावजूद अगर इलेक्शन होता तो हम उसका सही। महमूद मौलवी साहब, अगर देखा जाए पंजाब के अंदर आपकी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत चल रही थी और अभी कुछ खबरें भी उस हवाले से आ रही हैं, बिलखुसूस लाहौर में 2 हलकों के हवाले से, फिर जनूबी पंजाब के हवाले से। तो पंजाब के मॉडल के ऊपर सिंध के मॉडल को क्यों नहीं अपनाया गया? देखिए, पंजाब के मॉडल के ऊपर सिंध को इसलिए नहीं अपनाया गया, बड़े डिफरेंसेस हैं इधर के हालात में और इधर के तौर तरीके में बनिस्बत पंजाब के। देखिए, सिंध में जो है, और मैं बलखुसूस कराची कहूँगा, कराची एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, इसके डायनेमिक्स फ़र्क है, और वहाँ लाहौर के डायनेमिक्स, कराची के और लाहौर के डायनेमिक्स में बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़े अलग अलग पूरे मुल्क के लोगों के जो है अलग अलग एरियाज़ हैं। यहाँ पे आपको मेजॉरिटी में पख्तून भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको बलोच भी मिलेंगे, यहाँ आपको पंजाब के भी लोग कराची में मिलेंगे। और मैं उसी की बुनियाद पे तो बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के लोग मिलेंगे, वहाँ पे मुख्तलिफ जमातें मैदान में उतर के आएंगी, तो कौन उसका बेनिफिशरी रहेगा वहाँ पे? इसीलिए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MKM के साथ इत्तेहाद करके मैदान में उतर रही है कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया जा सके और PTI के कहीं वोट कम किए जा सकें। अब आप भी एक साइड पर खड़े होंगे तो फिर वोट कहाँ से मिलेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये जो है, हम इस खुशफहमी न रहें कि कराची के उससे बोल रहा हूँ कि कराची में पीपल्स पार्टी भी सीटें लेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, MQM भी लेगी। और ये जो मैं कह रहा हूँ आपके इसके ऊपर कह रहा हूँ, आप इसको मेरा ख्याल से इलेक्शन के बाद रिपीट करके मतलब बता देना अगर मैं कोई इसके स्टेटमेंट मेरी गलत हो। पीपल्स पार्टी भी लेगी, MQM भी लेगी, और क्या करें, इवन PTI लेगी, और जमात लेगी, PMLN लेगी, और IPP लेगी। तो यहाँ पे और वहाँ के डायनामिक्स में बहुत फ़र्क है। देखिए, वहाँ जो मेजॉरिटी जो पार्टीज़ हैं, वहाँ पे 2 पार्टी या 3 पार्टीज़ हैं, उसकी वहाँ पे जो है PMLN है, IPP है और पीपल्स पार्टी है। देखिए, वहाँ पे कोई 5-6 जमातें नहीं है, वहाँ आपने जमात इस्लामी नहीं होगी, वहाँ पे जो है MQM नहीं होगी, तो वहाँ यहाँ पे 5 से 6 जमातें हैं, वहाँ पे 2 से 3 जमातें हैं। वहाँ के डायनामिक्स और कराची के डायनामिक्स बहुत फ़र्क है। तो अच्छा, मैं इससे पहले कि दानियाल चौधरी साहब पे जाऊं, महमूद मौलवी साहब, एक छोटी सी बात ये है कि आपके जो रहनुमा हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से शिफ्ट हुए हैं आपकी पार्टी में, तो क्या वोटर भी PTI से IPP में शिफ्ट हुआ है?
जी बिल्कुल, देखिए वो होंगे और हो रहे हैं। उसकी वजह ये कि वर्कर्स भी वही हैं। देखिए लोग चाहते हैं डिलीवरी। लोगों को आज देखें इस वक्त महंगाई है और चीज़ों में जो उलझे हुए लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि जी इमरान खान साहब जो है वो आएंगे और वो जो प्राइम मिनिस्टर बने और हम भूख से मर जाए, या हम इस देखिए यही ट्राई जो इमरान खान साहब ने खुद किया था कि करोड़ों लोग लाखों लोग निकल आएंगे और एक सैलाब आएगा और रेवोल्यूशन के चक्कर में, इसी चक्कर में तो आज वो तबाह हो गए। तो ये गलतफहमी कम से कम मैं आपको बताऊं लोग जो है उससे निकल चुके हैं, लोग रियलिटी को फेस कर रहे हैं। सर, नजरियात और गवर्नेंस दो अलग चीजें हैं। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं इसी सवाल को लेके। दानियाल चौधरी साहब, अगर एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट को देखा जाए, वो कहते हैं कि 12 जनवरी को हम अपने जो उम्मीदवार हैं उनको फाइनल कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी बात होती है कि 16 माह के अंदर जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, अगर उन्हें एडजस्ट हम नहीं करते तो फिर हमारे लिए ये होगा कि हम अकड़ में हैं। अब अगर उन्हें एडजस्ट करते हैं तो फिर आपके अपने जो लोग हैं वो कहां पर एडजस्ट किए जाएंगे? देखिए जी, पहली चीज़ जो है कि हमारा जो अपना वर्कर हमारे अपने स्टांस के ऊपर जो हमारे साथ खड़ा रहा है, हमारी जमात की सबसे ज़्यादा अटमोस्ट प्रायोरिटी है कि हम उनको एडजस्ट करें और उन्हीं को किया जाएगा। जहाँ कोई बहुत ज़्यादा मसले और मसाइल हैं और जहाँ किसी को एडजस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वहाँ इंशाल्लाह बैठ के मशावरत से पार्टी के हेड्स बात कर रहे हैं और एक बेहतर फैसला नज़र आएगा। लेकिन ये इलेक्शन जो है हम अपने मंशूर, अपनी जमात और अपने सारे जो साथ हमारे साथ मुश्किल टाइम पे खड़े होने वाले हुए वही हमारे मेन खिलाड़ी होंगे। जब मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ। अब अगर फैसलाबाद में राना एहसान अफजल हैं, राना एहसान अफजल आपकी पार्टी के साथ खड़े रहे, उनके वालिद भी पार्टी के साथ खड़े रहे, उनकी वालिदा भी पार्टी के साथ हैं। अब अगर उनकी जगह पर राजा रियाज साहब को तरजीह दी जाएगी तो एक नजरियाती कारकुन जो है वो किस तरीके से पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा और कारकुनान तक क्या पैगाम जाएगा? देखिए, बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ स्पेशल या सर्कमस्टांस या ऐसे हालात बने हैं कि जिन्होंने हमारा साथ दिया उसी बयानिए पे जो हमारा था, और उनको हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा और ज़रूरत भी होगी। लेकिन जो लोग जमात के इग्नोर होंगे, मतलब जो उनको वो टिकट नहीं मिलेगा, तो इंशाल्लाह उनको बेहतर जगह में और कहीं ना कोई जमात अकोमोडेट करेगी। हमारे बाजू हैं मियां नवाज शरीफ साहब, तो वो लीडर हैं जो घर से बुला के लोगों को, अपनी जमात के मुश्किल के टाइम के साथियों को हमने एडजस्ट किया, तो इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और जहाँ इस तरह की मसलाहत या ऐसे इश्यूज़ हैं तो इन तमाम को बैठ के डायलॉग के साथ हमने काफ़ी हद तक हल कर भी चुके हैं अपने कैंडिडेट्स के साथ और उनको मनवा भी चुके हैं। सही। कामरान मुर्तज़ा साहब, यहाँ फिर जो बात हम दूसरी कर रहे हैं, खाली मैं अगर एक लास्ट चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँ कि देखें, फिर हम ये कुछ चंद सीटें ऐसी होंगी लेकिन उन चंद सीटों के अलावा हम अपना इलेक्शन खुद लड़ेंगे, चाहे उन दूसरी जमात के लोग हमारे खिलाफ हों या जो भी हों। हम अपना इलेक्शन अलग लड़ेंगे, अपने मंशूर पे लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। ठीक। कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर देखा जाए तो आप कवानीन के हवाले से अच्छी खासी दिलचस्पी भी रखते हैं और गहरा शगफ भी है आपको। मौजूदा केस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह पे एक ही दिन समाअत होनी है एक ही मुद्दे के ऊपर। इधर समाअत हो चुकी है, शायद सुबह मुख्तसर फैसला जारी कर दिया जाए, तो दो जगहों पे एक ही चीज की समाअत का असर किस पे पड़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बात बनती नहीं थी। ये प्रीमेच्योर जो है मैटर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, शायद प्रेशर डालने के लिए और या जजेस को मुश्किल में डालने के लिए। जब एक मामला पेंडिंग होता है हाई कोर्ट में तो फिर आगे उसको सुप्रीम कोर्ट में किसी इंटरनल ऑर्डर के अगेंस्ट जो है ना उसको ले जाया जाना जो है वो मुनासिब नहीं होता, और स्पेशली उस सूरत में जब 1-2 दिन के बाद वैसे ही मैटर फिक्स हो। तो अब एक ही मामला जो है वो कल पेशावर हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है। मुझे इस मासवा इसके या मासवा इसके कि मीडिया के लिए मटेरियल जो है ना वो दिया जाए, इसके अलावा मुझे इस मामले में 2 जगह से कोई वजह समझ नहीं आती। पेशावर हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है इस मामले में और बात नहीं आना चाहिए था, मगर क्योंकि एक हाई कोर्ट में ऑप्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में जाना गैर मुनासिब। अच्छा, जो केस ताहयात नाअहली वाला है उसमें बातचीत ये की जा रही है कि जिस तरीके से 5 जजेस के फैसले को 6 जजेस ने मुस्तरद किया है, तो मुस्तकबिल में जाके ये 9 रुकनी अगर बेंच बैठ जाए
या 11 रुकनी बेंच बैठ जाए या फुल कोर्ट बैठ जाए, वो इसको मुस्तरद कर दे तो हो सकता है? देखिए, अदालतों के फैसले जो है वो एक ठहरे हुए पानी की तरह नहीं होते। अदालतों के फैसले जो है वो बहते हुए पानी की तरह होते हैं। अगर ठहरा हुआ ये मामला रहे तो फिर इसमें बदबू पैदा होने लग जाएगी। एक चीज गलत समझी जाए और गलत साबित हो जाए, या अदालत किसी वक्त में ये समझे कि जो असूल उन्होंने वजह किया था वो दुरुस्त नहीं है, तो वो उसको ठीक कर सकती है। अब इसी एनालॉजी पे आप फर्ज कर लीजिए, हालांकि ये एक गलती की दुरुस्तगी की गई है, मगर फर्ज कर लीजिए कि ये गलती हुई है, फर्ज करते हैं, तो किसी स्टेज में भी बड़ा बेंच जो है वो अदालत का उसको दोबारा सुन सकता है, दोबारा देख सकता है, रिविजिट कर सकता है। ये बुनियादी काम है सुप्रीम कोर्ट का कि वो कानून को दुरुस्त रखे, क्योंकि दो तरह से कानून होते हैं। एक लेजिस्लेशन जो कि पार्लियामान की तरफ से आती है वो लॉ ऑफ लैंड होता है, और दूसरा अगर अदालत की तरफ से कोई असूल वजह हो जाए वो भी लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। तो इसलिए उसमें गलतियां दुरुस्त होते रहना चाहिए। सही। महमूद मौलवी साहब, आप बात कर रहे थे एक तरफ नजरियात की और दूसरी तरफ गवर्नेंस के हवाले से कि डिलीवर नहीं कर पाई। अब वो लोग जो आपके मुताबिक एक जमात इदारा मुखालिफ है और आपकी जमात इदारे की हिमायत में, तो वो लोग तो कन्वर्ट हो गए या आपकी जमात के अंदर आ गए, तो वो लोग जो ये समझते हैं कि गवर्नेंस नहीं हो पाई, तो गवर्नेंस करने के लिए वही अफराद मौजूद थे जिन्होंने अलहदा होकर दूसरी पार्टी बना ली है, तो वो किस तरह से शिफ्ट हो पाएंगे? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, देखिए गवर्नेंस के जो आप बात कर रहे हैं, गवर्नेंस जो है कुछ लोगों के जो ऊपर से चलता है। देखिए, अगर ऊपर की पॉलिसीज गलत थी तो उसके जिम्मेवार नीचे सारे लोग नहीं होते। अगर जैसे अभी वहाँ पे देखें, आप मुझे बताएं ना, अगर प्राइम मिनिस्टर के डिसीशंस होते रहे और पार्टी के लीडर्स के अलग डिसीशंस हैं, तो वो आप मुझे कहेंगे कि जी सब जो उसके जिम्मेवार है वो नहीं है। वही वाली बात है जो कि अभी ये 18 माह की जो कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, कुछ जगहों पे मैं कहूँगा कि देखें, ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा, ये फायर फाइटिंग कर रहे थे। उसके ऊपर अगर वही पार्टी में लोग बैठ के कहते हैं तो वो अलग बात है। अगर डिसीशंस गलत है, अगर पॉलिसी जो है, मैं आपको एग्जांपल दूं, हम 50 लाख मकान बनाएंगे, अगर 50 मकान नहीं बनाए तो इसमें जो है कि ऊपर की पॉलिसी गलत है ना, नीचे जो काम कर रहे हैं या जो MNA है वो उसको तो आप इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अच्छा महमूद, तो जो MNA यहाँ पे कराची में है, ठीक, आप ये समझते हैं कि वो ऊपर से डायरेक्शन अगर आ जाए तो नीचे काम हो सकता है, पहले ऊपर से डायरेक्शन नहीं आई हुई थी। अच्छा, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आपकी एडजस्टमेंट के हवाले से जो खबरें हैं वो ये हैं कि 7 कौमी असम्बली और 11 सूबाई असम्बली की नशस्तों पे सीट एडजस्टमेंट पे इत्तफाक हुआ है। अलीम खान साहब NA 117, जहांगीर तरीन साहब 149, NA 128 लाहौर में ऑन चौधरी साहब हैं, जबकि नुमान लंगड़ियाल साहिवाल, इंजीनियर गुल असगर खुशाब, आमिर कियानी साहब इस्लामाबाद, गुलाम सरवर खान साहब को पिंडी में एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा आपकी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर, राना नज़ीर, फैसलाबाद से फ़रूख हबीब और साहिवाल से नौरेज़ शुकूर को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। आप आधे बंदे एडजस्ट करवा रहे हैं और आधे एडजस्ट नहीं होंगे, तो फिर नताइज किस तरीके के निकलेंगे? देखिए, जो एडजस्ट नहीं होंगे मेरे ख्याल से वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, और देखें इलेक्शन लड़ेंगे और जो भी रिजल्ट्स होंगे वो दोनों पार्टियों को कबूल होंगे। लेकिन वो दोनों पार्टियां अगर उसमें खतरे में पड़ जाती हैं तो देखिए, अब वो पड़ जाती है तो देखें ना, इसको तो आप रोक तो नहीं सकेंगे। उसकी वजह ये है कि देखें, इलेक्शंस तो दोनों कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को ये तो नहीं कह सकेगा ना कि जी आप इलेक्शन ना लड़ें, ये तो मुमकिनात में से नहीं है। उनको वो ये कहेंगे, अगर कोई खास देखिए एक आध दो हो, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, उनको तो आप कह सकते हैं कि भैया आप अभी इलेक्शन नहीं लो, आपको गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं जब हुकूमत आएगी एडजस्ट कर लेंगे, मगर आप 12 आदमी को तो नहीं कह सकते कि आप इलेक्शन ना लड़ो। वो चीज़ PMLN भी नहीं कर सकेगी। सही। दानियाल चौधरी साहब, आपने जो मंशूर बताया, मंशूर सुनने में तो बहुत अच्छा, समातों के लिए काबिल समात है, लेकिन जब हकीकत पसंदाना हो के देखा जाए और एक पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर पाए, क्योंकि अभी से बैठ के दावे तो किए जा सकते हैं, यकीनी तौर पे बताया नहीं जा सकता। अब मखलूत हुकूमत बनती है, मुख्तलिफ पार्टीज शामिल होती हैं, वो अपना अपना मंशूर लेके आई हुई हैं, तो वहां पे फिर कुली तौर पे ये मंशूर कैसे लागू होगा? देखिए, मैं पहले 2 चीज़ों के ऊपर क्विकली आंसर करूं। एक, आपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की मैंने यहाँ बात की
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है बड़ा खुश आइन है, वो इसलिए कि लॉ में एक चीज़ का कॉन्सेप्ट, ये तमाम जो लीगल फर्टिलिटी थी और जो हमने प्रोग्राम्स पहले किए, हमने बड़ी दफ़ा ये डिस्कस किया, लॉ में ताहयात कोई चीज़ नहीं है, कानून में उसकी कोई हकीकत नहीं है। व्हाट इज़ फॉर एवर इज़ नॉट देयर इन लॉ। तो जो मियाँ साहब को पहले ताहयात नाअहली की सज़ा हुई थी, वो सज़ा गलत हुई थी, और अब जो हुई है वो किसी को भी रिलीफ मिला हो उससे, ताहयात का कॉन्सेप्ट जो था सज़ा का वो गलत था। इसी तरह सीट एडजस्टमेंट की आपने जो बात की, सीट एडजस्टमेंट जो है, मैंने जिस तरह कहा कि उन लोगों का जिनका एक प्रॉपर माजी में रोल रहा है, उनको लाने के लिए शायद उनसे ज़्यादा तो थोड़ी बहुत हो सकती है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हमारे और उनके फेस करेंगे, आपस में लड़ेंगे, और जो जीत के आएगा वो आगे अपनी सीट लेके आगे पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगा। तो इसी चीज़ को हम इसी तरह आगे चलाएंगे। दूसरा आपका सवाल क्या था? मंशूर के हवाले से सवाल कि जब मखलूत हुकूमत बनेगी तो फिर कुछ मंशूर का देखिए जी, बिल्कुल देखिए, मंशूर पहले अगर आज आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो सबसे पहला जो मंशूर की इंपॉर्टेंस है, जो हमने बड़ा इंटरनली डिस्कस किया, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, कि हम एक पॉलिसी दें, वो पॉलिसी तमाम जमातें स्टेक होल्डर्स कंटिन्यू करें। अगर आपने एक लार्जर कैनवस में आपने अगर पहले पर बनाए हैं, उसके बाद आपने जहाज़ के दरवाजे बनाए हैं, तो तमाम जमातों को ये पता हो कि दरवाजे बनने के बाद अब जहाज़ की बॉडी बनेगी। अगर आप उसको उधर ही छोड़ के आप दरख्त बनाने शुरू हो जाएं और आप कहें एक लार्जर कैनवस में तस्वीर तो पूरी नहीं हुई और ये पुरानी जमात की गलती थी, तो ये सबसे बड़ा कोताही है। तो इसलिए तमाम जमातों को जब हम ऑन बोर्ड लेने की बात करते हैं या साथ चलाने की बात करते हैं, वो करते ही इसीलिए हैं कि हम अपनी जमात की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे हट के मुल्की मफाद के लिए मंशूर बनाएंगे। अच्छा, आप जब मुल्की मफाद की बात कर पॉलिसी हो, मुल्की मफाद की बात कर रहे हैं, तमाम पार्टी ने उसको ऑन करें और साथ लेके चलाएं। दानियल साहब, मुल्की मफाद की बात होती है, आप आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। अब आईपीपी ये कहती है कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कहती है 300 यूनिट तक बिजली जो है वो सोलर सिस्टम पे हम मुंतकिल करेंगे। लेकिन राना एहसान अफजल जो है, आप ही की जमात से हैं, वो कहते हैं कि ये काबिल अमल नहीं है। तो आप एक ऐसी जमात से इल्हाक कर रहे हैं या सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं जिसके मंशूर में काबिल अमल चीजें ही नहीं है, तो फिर काबिल अमल बात किसको माना जाएगा? देखें, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ जो राइट और रॉन्ग में नहीं होती, या चोर या ना चोर नहीं होती, एक इस मिडिल एक लाइन के बीच का एक होता है जो ग्रे एरिया होता है, और वो हल इस तरह निकलता है बात करके, मुफाहमत करके, कुछ उनकी सुन के, कुछ अपनी मनवा के। लेकिन जो हमारा मंशूर है, इंशाल्लाह वो कोलैटरल मंशूर है, तमाम जमातों का मिल के मंशूर है, और हम उनको समझाएंगे जो हमारा मंशूर है उसके ऊपर अमल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इस मंशूर से मुल्क को निकाला, तारीखियों से हमने बार बार निकाला, और अगर आप हमारा मदद करेंगे और हमारे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह हम फिर इन तारीखियों से निकालेंगे। और उनकी कोई सोलर है या फ्री देनी है, ये बैठ के उन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल के, IMF की चीज़ों के साथ, ये जो आपने नुक्ता उठाया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के डिस्कस किया जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा, करेंगे तो इंशाल्लाह एक बेहतर फैसला हो सकेगा। ये जो बात आपकी तरफ से दानियल चौधरी साहब, ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं, फिर इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी जो है स्टेक होल्डर्स के हवाले से, कि स्टेक होल्डर के साथ बैठ के मशवरा करेंगे, स्टेक होल्डर क्या सोचते हैं, इसी पे बात होगी। एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा सुबेदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी कि मंशूर ऐसा होना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर चलें, ये रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें हम सभी सुनते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में बेहतरी क्या हो सकती है, समातें वो सुनना चाहती हैं। महमूद मौलवी साहब, आप भी एक कारोबारी फ़र्द हैं, आपको भी पाकिस्तान के अंदर कारोबार के मसाइल जिस तरीके से दरपेश हैं उसका अंदाज़ा होगा, इदराक होगा। पाकिस्तान के बड़े स्टेक होल्डर्स में पाकिस्तान के मईशत दान भी हैं, सरमायाकार भी हैं। कल के प्रोग्राम में बहुत से लोग, इरफान इकबाल शेख साहब, इम्तियाज़ बेग साहब या दीगर लोग ये राय रखते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर जाके भी हमें चैलेंजेस दरपेश होंगे, हमें अपने पूरे स्ट्रक्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है। आज जाके जहां पे हम सीट एडजस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, वहां पे हम बैठ के ये बातें करें कि हम मिल के क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो ज़्यादा कारामद नहीं?
देखिए, ये आपकी बात सही है कि मिलकर क्या बना सकते हैं, और कुछ और जो है मैं कहूँगा सिस्टम में इस चीज़ को सही करेगी। देखिए, मंशूर पार्टीज़ की अपनी अपनी जगह, मगर कुछ मेजर इश्यूज़ के ऊपर मैं ये कहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट भी, ये बड़ा अजीब स्टेटमेंट आपको लगेगा, इस्टेब्लिशमेंट भी ये देख रही है कि कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ताकि ये ना हो ना कि एक पार्टी आए उसको डिसमेंटल करे। कुछ चीज़ों के ऊपर जो है सियासत बराए सियासत नहीं होना चाहिए, या वो मैं कहूँगा तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए। और उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी एक्टिवली वर्क कर रही है, और बहुत सी जो है मेजर जो है बड़े बड़े इश्यूज। लेकिन इस पे सियासी जमातें ज्यादा बेहतर रिएक्ट करती तो वो खुशाइंद बात थी। दानियाल चौधरी साहब, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी इसी पे चाहिए। क्या समझते हैं, तमाम जमातों को इस पे मुत्तफिक नहीं होना चाहिए कि आने वाले दिनों में मुआशी हिकमत अमली हमारी क्या होगी जिसको कोई इनकार ना कर सके और रिबटल के तौर पर अपने पास एक बयानिया ना बना सके? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, हमें अपनी सेल्फिशनेस नेचर और सेल्फिश नेचर से बाहर निकलना चाहिए, और जब हमें वी विल ऑल गेट अ शेयर ऑफ द पाई, जब हम ये रियलाइज़ करेंगे कि मुल्क अगर है इस बहरान से निकलेगा तो हम आगे कोई बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। कि पाकिस्तान इलेक्शंस के बाद बहुत बड़ा बहरान का शिकार, मसाइल मसलों का हल निकालने की तरफ जा रहा है, और अगर हम इकट्ठे इत्तेफाक के साथ एक पेज पे नहीं बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई हल निकल सकेगा। और तमाम स्टेक होल्डर्स इस पॉलिसी को मॉनिटर करें और मेक श्योर करें कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो, स्टेक होल्डर्स सारे ऑन बोर्ड हो, पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हो, और अगर ना हुए तो हमारा हाल शायद वही हो, खुदा न खास्ता, जो लिबिया, लेबनान या उन मुल्कों का हुआ कि पाकिस्तान जो है आज बड़े सख्त मसाइल से गुजर रहा है, सख्त मसाइल का सामना कर रहा है। तो इसीलिए हमें तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स उनको लेके बैठना होगा, तभी तवीलुल मुद्दती फैसले हो सकते हैं। ये डे फैसलों को तब्दील कर लेना या किसी एक जमात तक महदूद कर देना वो मुश्किलात का शिकार कर देगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।